हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का मैं तीसरी पार्ट लेकर आ गया हूं। आप अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो ठीक है, ये थर्ड पार्ट का मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, घुमावदार ट्रैक पर वाहन के संचालन के दौरान जिस गति पर सेंट्रीफ्यूगल बल विकसित होता है और उपलब्ध करंट द्वारा बिल्कुल संतुलित होता है वो डैश कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाता है? वो संतुलन गति कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कर्वेचर की त्रिज्या वास्तविक करंट की कमी, करंट की अधिकता और संक्रमण की लंबाई को ध्यान में रखते हुए कर्व पर अनुमत उच्चतम गति डैश होगा। तो वो क्या होगा दोस्तों? तो वो कर्व की अधिकतम अनुमेय गति हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। संक्रमण कर्व से गुजरने वाले वाहन की अधिकतम अनुमेय गति जिस दर पर करंट को प्रति सेकंड बढ़ाया या घटाया जाता है डैश कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाएगा दोस्तों? यह कहा जाता है करंट के परिवर्तन की दर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संक्रमण से गुजरने वाले वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति जिस दर पर करंट की कमी को प्रति सेकंड बढ़ाया या घटाया जाता है वो डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करंट की कमी के परिवर्तन की दर। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ग्रुप ए, बी और सी मार्गों पर अनुमत अधिकतम करंट डैश mm होती है। तो ए, बी, सी मार्ग पर कितनी की करंट अधिकतम दे सकते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर आपको 165 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। डी और ई मार्गों पर अनुमत अधिकतम करंट डैश mm होता है। तो डी और ई मार्गों के लिए अधिकतम करंट 140 mm होता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक सेक्शन गति वाले मार्गों पर मुख्य इंजीनियर की अनुमति से निम्नांकित रोलिंग स्टॉक के लिए करंट कमी का अधिकतम मूल्य डैश mm होता है। तो अगर 100 किलोमीटर से अधिक सेक्शनल गति है और सी का परमिशन अगर दिया है तो वो कितनी करंट की कमी अधिकतम कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 mm। इसका आंसर दिया नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये 100 mm हो जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से कम सेक्शनल गति वाले मार्गों पर करंट का अधिकतम मूल्य डैश है। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा आपको 75 mm। इसका आंसर सी हो जाएगा। सभी मार्गों पर करंट की अधिकता का अधिकतम मूल्य डैश mm होता है। तो इसका कितना होता है? 75 mm, यानी डी आंसर हो जाएगा। कंपाउंड कर्व विभिन्न त्रिज्या वाले दो गोलाकार कर्वों से बनता है, लेकिन कर्विंग डैश दिशा में होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये समान दिशा में होनी चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। रिवर्स कर्व विभिन्न त्रिज्या वाले दो गोलाकार कर्वों से बनता है, लेकिन कर्विंग डैश दिशा में होता है। तो इसका आंसर विपरीत हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा।
प्रत्येक कर्व के पहुंच स्थान पर कर्व के डैश कर्व वर्ड की व्यवस्था की जाए। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी बाहर साइड जो है वो कर्व बोर्ड की व्यवस्था, बोर्ड जो है बाहर साइड में लगानी चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। सुपर एलिवेशन या कैंट को इनके मूल्य की वेब से डैश फेस और कर्व के डैश रेल पर चिन्हित करके इंगित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वेब के अंदर फेस में और कर्व के अंदरूनी रेल को चिन्हित करके सुपर एलिवेशन डाला जाता है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। घुमावदार ट्रैक के अंदर डैश टर्न आउट को नहीं बिछाया जाए। तो घुमावदार ट्रैक में कौन सा टर्न आउट को नहीं बिछाया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 8.5, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 8.5 में घुमावदार स्विच पर अनुमेय गति होती है। तो 8.5 की अनुमानित गति कितनी होती है? तो ये 15 होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्पिट वाले घुमावदार स्विच पर अनुमानित गति। तो दोस्तों एक सिमेट्रिकल स्विच होता है 1 in 8.5 में, जो एक ही तरफ मुड़ा हुआ रहता है। तो उसमें अनुमानित गति होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 in 8.5 घुमावदार स्विच पर अनुमानित गति। तो 1 in 8.5 का अनुमानित गति होता है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 in 12 TWS स्विच के लिए अनुमानित गति किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो TWS स्विच 1 in 12 जो रहता है इसकी किलोमीटर घंटा होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर नहीं दिया है, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख लीजिए। MM अतिरिक्त शोल्डर गिट्टी प्रदान की जानी चाहिए। तो टर्न इन कर्व जो होता है वो पॉइंट के अंदर में वो बोला जाता है। तो यहाँ पे कितनी गिट्टी होनी चाहिए? तो 245 mm होनी चाहिए। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी में 150 दिया है, आप 245 mm इसे कर लीजिए। 245 mm। ग्रेडों के बीच का बीजगणितीय अंतर डैश mm प्रति मीटर के बराबर या अधिक होने पर केवल ग्रेड के जंक्शन पर वर्टिकल कर्व की व्यवस्था की जाए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 4 mm प्रति मीटर के बराबर या उससे अधिक ग्रेड जंक्शन है तो वहाँ पे एक कर्व की व्यवस्था की जाए। इसका आंसर सी हो जाएगा। समूह ए मार्ग के लिए वर्टिकल कर्व का न्यूनतम त्रिज्या डैश मीटर होनी चाहिए। तो ए मार्ग के लिए आपको 4000 न्यूनतम त्रिज्या होती है, 4000 मीटर। इसका आंसर डी हो जाएगा। समूह बी मार्ग के लिए वर्टिकल कर्व का न्यूनतम त्रिज्या। तो बी मार्ग के लिए आपका जो है न्यूनतम त्रिज्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3000। इसका आंसर सी हो जाएगा। समूह सी व डी और ई मार्गों के लिए वर्टिकल कर्व का न्यूनतम त्रिज्या डैश मीटर होती है। तो इसके लिए हो जाता है 2500। आंसर बी हो जाएगा। कर्व के पुनः संरेखन के मापदंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति वाले लाइनों पर भरसाइन के स्टेशन से स्टेशन की विविधता की सीमाएं गोलाकार भाग पर औसत भरसाइन का डैश mm या है जो भी डैश हो। तो ये बोला जा रहा है दोस्तों, अगर 110 किलोमीटर से ऊपर और 160 किलोमीटर तक अगर कोई लाइन है तो उसमें अगर भरसाइन जो है चेंज स्टेशन से स्टेशन के बीच में ये 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए या फिर वो भरसाइन से 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर 110 किलोमीटर प्रति घंटा वाला लाइन है तो उसमें भरसाइन में स्टेशन से स्टेशन की भिन्नता कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है आपको 15 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए और उस जो है दिया हुआ है तो 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको 20% तो हमेशा रहेगा दोस्तों, ये mm में आपको ध्यान देना है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक से अधिक और 110 किलोमीटर प्रति घंटा से कम वाला अगर लाइन है तो दो स्टेशनों के बीच भरसाइन की अगर जो अधिक या कम होनी चाहिए तो ये आपको 20 से mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 20% तो आपको हमेशा रहेगा दोस्तों, 20% या फिर 20 mm। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति वाले हैं तो दो स्टेशन के बीच भरसाइन की अगर चेंजेस हो सकती है तो वो कितनी हो सकती है, तो आपको आंसर 40 mm तक अलाउ है दोस्तों। 40 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए या फिर 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। त्रिज्या वाले कर्व पर चेक रेल प्रदान की जानी है, तो कितने डिग्री की अगर कर्व है तो आपको चेक रेल डालना कंपलसरी है दोस्तों। तो ये अगर 8 डिग्री से ऊपर कर्व है तो आपको चेक रेल डालना ज़रूरी है। चेक रेल का गैप कितना रहता है दोस्तों, तो उसमें 44 mm रहता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्रॉसिंग हिल और बगल के ट्रैक के बाद टर्न आउट कर्व को जोड़ने वाले कर्व को डैश कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टर्न इन कर्व, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पॉइंट ऑन क्रॉसिंग में डैश रेल जंक्शन पर या डैश क्रॉसिंगों पर कोई जंक्शन फिश प्लेट नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, स्टॉक जहाँ पे स्टॉक रेल रहता और हिल के पास ये जो है कोई भी जॉइंट या फिश प्लेट नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी दोस्तों, सी हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में स्विच संयोजन के डैश साइड पर अवश्य स्पेरिकल बासर की व्यवस्था की जाए, तो स्पेरिकल बासर की व्यवस्था जो है आपको ये लेफ्ट साइड में किया जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। लीडिंग स्ट्रेचर बार पर शीर्ष और स्टॉक रेल के निचले हिस्से के बीच का अंतराल होती है, तो आपको ये कितना अंतराल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 से 5 mm के बीच में होनी चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। स्विच ऑन वियर को टंक रेल के ग्रीजिंग से कम किया जा सकता है, तो ये ग्रीजिंग से क्या कम किया जा सकता है, तो ये गेज फेस को, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के आकार के टर्न आउट के लिए डैश से डैश mm चेक रेल क्लियरेंस होनी चाहिए, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में आपको चेक रेल क्लियरेंस 41 से 45 mm होनी चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विंग रेल या क्रॉसिंग नोज पर अधिकतम अनुमेय वर्टिकल वियर डैश mm होगा, तो इसका वर्टिकल वियर कितनी होती है, तो इसका होती है 10 mm, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रत्येक स्टेशन पर लीड कर्व और टर्निंग कर्व में वर्साइन इसके डिजाइन मूल्य से डैश mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका डिजाइन मूल्य से जो है कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये 3 mm, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप पॉइंट पे वर्साइन देख रहे हैं तो 3 mm से एक वर्साइन से दूसरे वर्साइन में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के रिकंडीशनिंग के लिए डैश और वर्ग के इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा जो है वर्ग का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोड, तो इसका आंसर हो जाएगा H3B और H3C। H3B का जो GMT होता है दोस्तों 35 होता है और H3C का GMT 50 GMT होता है, तो इसलिए H3C जो है अच्छे इलेक्ट्रोड रड होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। टंक रेल और क्रॉसिंग की मरम्मत वेल्डिंग के लिए केवल डैश mm व्यास इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना चाहिए, तो उसकी जो है व्यास कितनी रहती है दोस्तों, तो उसकी व्यास रहती है 4 mm, इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयोग करने से पहले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को 130 सेल्सियस से 170 सेल्सियस तक कम से कम डैश
घंटों तक सुखाया जाना चाहिए। तो उसे 1 घंटा तक कम से कम सुखाया जाना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 डिग्री कर्व के लिए वक्रता की त्रिज्या डैश मीटर होती है। तो 1 डिग्री कर्व के लिए त्रिज्या होती है 1750। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 डिग्री कर्व के लिए वक्रता का त्रिज्या डैश मीटर होती है। तो 2 डिग्री कर्व के लिए त्रिज्या हो जाएगा 875। इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 डिग्री कर्व के लिए वक्रता की त्रिज्या डैश मीटर होती है। तो 4 डिग्री कर्व के लिए त्रिज्या होती है 440। इसका आंसर डी हो जाएगा। 175 मीटर रेडियस कर्व की डिग्री क्या होगी? तो 175 मीटर कर्व की जो डिग्री होगी वो 10 डिग्री कर्व होगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 875 मीटर रेडियस कर्व की डिग्री क्या होगी? तो 875 मीटर रेडियस कर्व की डिग्री जो होगी 2 डिग्री हो जाएगी। एक कर्व पर अनुमेय अधिकतम का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला दोस्तों ये है v = 0.27। इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी भी गति के लिए आवश्यक संतुलन सुपर ऊंचाई डैश कैन की गणना डैश फार्मूला द्वारा दी जाती है। तो ये एक फार्मूला है दोस्तों, वो सुपर एलिवेशन डालने का। तो वो फार्मूला आपको पूछा जा रहा है। तो आपको इसका आंसर जो हो जाएगा C = GB²/127R। C = GB²/127R। तो इसमें नहीं दिया है तो GB², इसको आप C को कर लीजिए दोस्तों। इसका आंसर C हो जाएगा। यहाँ GB²/127R। संक्रमण L के लिए वांछनीय लंबाई नीचे दिए गए मूल्य से डैश अधिक होगी। तो इसका आंसर आपको जो है सभी हो जाएगा। घुमावदार ट्रैक में आमतौर पर डैश रेल को रेल से ऊपर उठाया जाता है। तो घुमावदार ट्रैक पर जो है आपको बाहरी रेल आंतरिक रेल से ऊपर उठाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कर्व में मोड़ पर बनाए रखने वाली ट्रैक टॉलरेंस तो जो इसका होती है आपको मेन लाइन मानकों के अनुसार। इसका आंसर सी हो जाएगा। कम अंतराल के लिए छेदों को ड्रिलिंग के दौरान डैश आकार के ड्रिल बिट का उपयोग किया जाना चाहिए। तो अगर आपको होल उसमें छोटी रहना चाहिए तो ड्रिल बिट होनी चाहिए 26.5 mm। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रॉसिंग की नोज पर टाइट गेज का प्रभाव क्या होगा? अगर क्रॉसिंग की नोज पर टाइट गेज है तो व्हील फ्लैंज क्रॉसिंग नोज से टकराता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्रॉसिंग नोज पर स्लैग गेज का क्या प्रभाव होगा? अगर क्रॉसिंग नोज पर स्लैग गेज का क्या प्रभाव होगा? तो स्लैग गेज अगर रहेगा तो उसका चेक रेल पर अधिक घिसाव होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। घुमावदार स्विच में टंक रेल स्टॉक रेल की तुलना में डैश mm ऊंचा होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 mm। इसका आंसर 6 mm ऊंचा रहता है। सी हो जाएगा। गोलाकार वाइसरो का उपयोग डैश में किया जाता है। तो गोलाकार वाइसरो का उपयोग पॉइंट एंड क्रॉसिंग में किया जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। 1 in 8½ टर्न आउट में एक्सक्लूडिंग अप्रोच और एग्जिट अप्रोच की स्लीपरों की संख्या होती है। तो इसमें कितनी होती है? तो आपको इसमें 54 होती है। ये जो 13 स्लीपर निकाल लिए जाते हैं तो 54 बचते हैं, एक सामने का और पीछे का। तो इसमें आंसर आ जाएगा 54। 1 in 12 60 किलोग्राम टर्न आउट में स्लीपर नंबर डैश पर स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस को लगाना चाहिए। तो वो कितने नंबर स्लीपर पे स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस को लगाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर। आंसर ए हो जाएगा।
स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच मोटे वेव स्विच में SSD पर बनाए रखा जाने वाला अंतराल है, तो वो कितनी रहना चाहिए? तो 60 ±3 mm। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें ±2 दिया है, ±3 mm सी। घुमावदार स्विचों में -mm थ्रो होगी, तो घुमावदार स्विच में जो है थ्रो होनी चाहिए, तो 115 ±3। इसका आंसर डी हो जाएगा। थिक वेव स्विच में -mm थ्रो को बनाया रखना चाहिए, तो उसका ओपनिंग जो क्लियरेंस होता है थिक वेव स्विच का 160 ±3 होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, थिक वेव स्विच का। टंक रेल का क्रीप -mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो टंक रेल का जो क्रीप है आपको कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। आपातकालीन क्रॉसओवर डैश होनी चाहिए, तो आपातकालीन क्रॉसओवर जो होती है वो डिरेलमेंट की संभावना को कम करने के लिए गेज फेस पर चिकनाई। इसका आंसर जो है ए होनी चाहिए। आपातकालीन क्रॉसओवर में होनी चाहिए डिरेलमेंट की संभावना को कम करने के लिए गेज फेस की चिकनाई। आंसर ए हो जाएगा। टर्न आउट में डैश पर टर्न आउट स्टॉक साइड रेल को मोड़ देना चाहिए, तो ये जो है आपको मोड़ देना चाहिए, ये सैद्धांतिक टो पे मोड़ देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। डैश काम के लिए CRS की मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो CRS की मंजूरी की आवश्यकता कौन से काम की होती है? तो मेन लाइन टर्न आउट में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो भी होगा, स्टेशन के साथ 1 किलोमीटर लंबाई का अस्थायी वितरण कर रहे हैं, अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपको CRS की मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। इसका आंसर सी यानी सभी हो जाएगा दोस्तों। इसी स्लीपरों में क्रॉसिंग की विपरीत नोज के लिए न्यूनतम चेक रेल निकासी, तो न्यूनतम PSC स्लीपर पे जो क्रॉसिंग होते हैं उसमें चेक रेल के गैप न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम होनी चाहिए 41 mm। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रॉसिंग के विपरीत नोज के लिए अधिकतम चेक रेल निकासी, तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम 48 mm तक होनी चाहिए। टंक रेल की न्यूनतम लंबाई, तो टंक रेल की जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 3660 mm यानी 3660 mm। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों मैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग का पूरा क्वेश्चन करा दिया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।